हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे। हाजिर हूँ हमारे नए इनिशिएटिव के साथ जिसका नाम है बैक टू स्कूल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम मुगल एम्पायर के फोर्थ रूलर जहांगीर को आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ पॉइंट और फैक्ट इंपॉर्टेंट बच गए थे जिसे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखते हैं। देखिए, याद कीजिए, जैसा कि हमने पहले ही कहा था आपसे कि अकबर को कभी भी जहांगीर का पेटेंट नहीं लगता था रूल करने के लिए। इसी कंडीशन में इसने इस बात को साबित भी किया और अकबर द्वारा चलाई गई एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ही इसने कंटिन्यू किया, थोड़े बहुत कुछ मॉडिफिकेशन करके। कुछ नया ऐसा कुछ रूल नहीं लगाया इसने। क्या नया मॉडिफिकेशन किया था उसे हम देख लेते हैं। इसने एक दू अस्पा और सी अस्पा कॉन्सेप्ट लेकर आया। ये दो अस्पा सी अस्पा जैसे भारी भरकम सा वर्ड लग रहा है, इसे समझने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा जो मनसबदारी सिस्टम था उसे रिकॉल कर लेते हैं, तो ये समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि मनसबदारी सिस्टम का ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है और कुछ अलग से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो थोड़ा सा देखते हैं मनसबदारी सिस्टम को। याद कीजिए, हमने अकबर वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया था कि मनसबदारी का क्या मीनिंग था। मनसब का मीनिंग था रैंक और दार का मीनिंग था होल्डर। जो कोई रैंक होल्ड कर रहा है वो कहलाएगा मनसबदार। और इसमें कैटेगराइज किया गया था किस चीज़ों से? जात एंड सवार से। जात किस बात को डोनेट करता था? रैंक को। जिसके पास जितना ज़्यादा जात होगा वो उतने ऊंचे रैंक का होगा। और सवार कौन डोनेट करेगा किसको? जो कैलवरी पर्सन होंगे, जो जो आर्मी में पर्सनल होंगे, वो उसको डिनोट करता था, सवार को। तो इस कंडीशन में याद कीजिए, तीन कैटेगराइज थे, तीन टाइप थे। जिसके पास सबसे ज़्यादा जात होता था, जो रैंक होता था, वो कहलाता था हमारा अमीर उम्दा। उससे जिसे कम होता था उसे अमीर कहलाता था। और जिसके पास सबसे कम होता था, लगभग बिलो 500, वो क्या कहलाता था? हमारा मनसबदार। इसी कंडीशन में जहांगीर ने क्या किया कि जो मनसबदार थे, जो रैंक होल्डर थे, उनको आर्मी बढ़ाने की, एक्सीड करने की छूट दे दी। जैसे पहले क्या होता था कि अगर किसी के पास 500 रैंक है तो वो सिर्फ 500 सवार ही अपने साथ आर्मी पर्सनल रख सकता था। बट जहांगीर ने इस सिस्टम को चेंज कर दिया। इसने कहा कि अब मान लीजिए किसी के पास 500 सवार हैं, रैंक है उसके पास, तो वो 1000 सवार भी अपने साथ रख सकता है बिना अपने टाइटल को या बिना अपने रैंक को आगे बढ़ाए या चेंज किए हुए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम था इसके टाइम में कि बिना रैंक चेंज किए ही आप अपने सवार की संख्या, जो आर्मी पर्सनल की संख्या है, उसे बढ़ा सकते थे और डबल या ट्रिपल भी रख सकते थे। साथ ही साथ ये जो दू अस्पा और सी अस्पा था, याद कीजिए, हमने जो मनसबदारी सिस्टम में क्या देखा था कि सभी कैलवरी पर्सन जितने भी थे, जो सवार थे, उन्हें कम से कम एटलीस्ट 2 घोड़े, हॉर्समैन अपने पास रखने पड़ते थे। 2 हॉर्स, एक हॉर्समैन के पास एटलीस्ट रखना मैंडेटरी था। जो भी सवार था उसे एटलीस्ट 2 हॉर्स रखना था। लेकिन दो अस्पा और सी अस्पा में इसने थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया कि दो अस्पा में अब मेंटेन ये हुआ कि कम से कम 2 घोड़े वाला तो कॉन्सेप्ट रहने दिया कि 2 हॉर्सेज एक आर्मी पर्सनल के पास होंगे। लेकिन सी अस्पा में वो 3 हॉर्सेज भी रख सकते थे। तो 2 अस्पा किसको डोनेट करेगा? जिसके पास 2 हॉर्सेज होंगे किस आर्मी पर्सनल के पास। और सी अस्पा डोनेट करेगा जिसके पास 3 हॉर्सेज होंगे। तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। 2 अस्पा और सी अस्पा सिर्फ यही सिस्टम था कि 2 घोड़े होंगे उनके पास, जो 2 अस्पा कहलाएंगे, और सी अस्पा होंगे जिनके पास 3 हॉर्सेज होंगे। बस यही कॉन्सेप्ट था और ज़्यादा डिटेल में इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इतना समझ सकते हैं आप। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जहांगीर के टाइम में और कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अपने जस्टिस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छे से याद किया जाता है। कहा जाता है कि अकबर के टाइम में जो जस्टिस सिस्टम था वो थोड़ा टॉलरेंट था, लेकिन ये उतना टॉलरेंट अपनी फादर की तरह नहीं था। उसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जो भी हो। बट इसने जस्टिस सिस्टम को और बेटर करने के लिए कहा जाता है कि अपने एक महल में एक चैन लगवाई और उसे बहुत सारी घंटियों से जोड़ दिया। ये चैन गोल्डन चैन थी, जिसे चैन ऑफ जस्टिस भी कहा जाता था। न्याय की जंजीर हिंदी में कहा जाता है कि न्याय की जंजीर किसने लगाई। अगर कभी एग्जाम में आता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे ये जहांगीर से रिलेटेड है। तो चैन ऑफ जस्टिस को इंट्रोड्यूस किया इसने। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा हिस्टोरियन ने तो इसे मेंशन नहीं किया, बट जहाँ भी मेंशन किया गया है, एनसीईआरटी में भी एक जगह मेंशन किया गया है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें अगर किसी भी इसे इसके एरिया में अगर किसी पर्सनल को ये लगता है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हुई है, इनजस्टिस हुआ है, तो वो सीधे के सीधे महल में आकर राजा के पास ये चैन ऑफ जस्टिस है, उसे सिंक करके खींच के वो घंटी बजा सकता था ताकि वो अपने न्याय की गुहार लगा सके। और कहा जाता है कि जब ये बेल बजती थी तो राजा अगर उपस्थित हो तो, और नहीं तो उसके कोई ना कोई मंत्री उसके साथ जस्टिस करते थे जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे।
साथ ही साथ जस्टिस सिस्टम में बहुत ही हार्ड पनिशमेंट इसके टाइम में दी जाती थी। अकबर तो फिर भी टॉलरेंट था, थोड़ा सिंपल सा पनिशमेंट देता था, लेकिन इसके टाइम में आप समझिए कि जैसे करंट में आप देखते हैं कि तालिबानी क्या करते हैं, अगर कोई चोरी करे तो उसके सीधे हाथ कटवा देते हैं। सेम जहांगीर के टाइम में भी यही होता था। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता था तो उसके हाथ कटवा दिए जाते थे, अगर कोई चोरी करे तो उसके घर की कुर्की करा दी जाती थी। तो ऐसे बहुत ही हार्ड पनिशमेंट इसके टाइम में चल रही थी। तो ये एक न्याय के लिए भी याद किया जाता है, जस्टिस के लिए भी, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम याद करेंगे। फिर आगे देखते हैं। देखिए, जहांगीर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी के टाइम में जो ब्रिटिशर थे, अंग्रेज़ थे, इंडिया में पहली बार आए थे और तब तक रुके जब तक कि इंडिया आज़ाद ना हो गई। तो ये समझ सकते हैं क्यों इसे कहा जाता है, अकबर ने इसे क्यों कहा था कि ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, आप समझ सकते हैं। इसके टाइम में सबसे पहला जो ब्रिटिशर आया था इंडिया में वो देख लेते हैं। एक विलियम हॉकिंस था जो 1608 में 1608 में इंडिया आया था। कहा जाता है कि मिलने तो ये अकबर से आया था, लेकिन जब तक ये इंडिया पहुंचा तब तक अकबर की डेथ हो चुकी थी और उसका सक्सेसर जहांगीर रूल कर रहा था। इस कंडीशन में ये जहांगीर के कोर्ट में आता है 1608 में और 1611 तक रहता है। और इसका जो प्राइमरी फोकस था ये था कि कैसे भी करके जहांगीर से, जो रूलर है, उससे परमिशन ले ले एक फैक्ट्री बनाने के लिए। फैक्ट्री करंट वाली फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री मतलब कारखाना, कहने का मतलब ये नहीं है, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो अपनी आर्मी को रख सके, यहाँ से बिजनेस कर सके। तो जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान का टाइटल दिया, लेकिन इसे परमिशन नहीं दिया, जिसकी वजह से ये बहुत ही नाराज़ हुआ जहांगीर से। तो ये एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की टाइटल दिया था, तो ये विलियम हॉकिंस को दिया गया था। विलियम हॉकिंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ब्रिटिशर था जो इंडिया आया था परमिशन लेने के लिए। तो पॉइंट 2 फैक्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश खान कौन है? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस कौन है? जो पहला ब्रिटिशर जो कि इंडियन किसी भी मुगल एम्पायर के कोर्ट में आया था, उनसे मिलने के लिए आया था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद फिर से जब इसे परमिशन नहीं मिलती है तो ब्रिटिश रूलर फिर से ट्राई करते हैं। इस बार उन्होंने भेजा था सर टॉमस रो को 1615 में। उस समय तक जहांगीर बहुत ही शासन कर रहा था अच्छे से, कहा जाता है कुछ टाइम तक उसकी मेन वाइफ जो थी वो रूल करना स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही बूजर था। बूजर इन सेंस कि नशे का एडिक्टेड था, एल्कोहलिक था और अफीम वगैरह लेता था। तो ऐसी कंडीशन में सर टॉमस रो इंडिया आया 1615 में। एम्बेसडर किसका बनकर? जेम्स फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन आता है कि टॉमस रो किसका एम्बेसडर बन के आया था, तो जेम्स फर्स्ट जो किंग थे इंग्लैंड के, उनका एम्बेसडर बन के आया था इंडिया में। और ये जहांगीर से परमिशन लेने में सक्सेस हो जाता है और ये सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए जहांगीर से परमिशन ले लेता है। कहा जाता है कि यही वो समय था जब जहांगीर की या पूरे के पूरे मुग़ल एम्पायर की पतन होना स्टार्ट हो गया। देखेंगे कैसे इसके बाद मुग़ल दिन पर दिन घटते चले जाएंगे और रूलर जो हमारे ब्रिटिशर्स आएंगे वो एक्सीड करते जाएंगे, एक एरिया एक्सपेंस करते चले जाएंगे, अपना एक फैक्ट्री बनाएंगे, फिर दूसरी फैक्ट्री बनाएंगे और बहुत सारी फैक्ट्री बनाते बनाते इनके जितने भी सक्सेसर होंगे उन्हें हटाकर खुद ही रूल करने लगेंगे, तब तक जब तक कि इंडिया फ्रीडम नहीं होता है, फ्री नहीं होता है, आज़ाद नहीं होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जहांगीर डिस्कस करना, क्योंकि इसी के टाइम में ब्रिटिशर्स आते हैं और फैक्ट्री स्थापित करते हैं, जो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आगे देखते हैं। देखिए, जहांगीर जिसकी डेथ एट एज ऑफ 58 होती है। 58 ईयर में भी क्यों गुजरा होगा आप समझ सकते हैं, जितना बड़ा बूजर था एज तक भी जिंदा रह गया, बहुत बड़ी बात थी। 58 ईयर तक ये रूल कर रहा है, 58 जब तक था एज का तब तक ये रूल कर रहा था। और इसकी डेथ हुई थी अक्टूबर 1627 में राजौरी में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जहांगीर की डेथ कहाँ हुई थी, तो राजौरी जो करंट का कश्मीर है हमारा, यहाँ पर राजौरी में इसकी डेथ हुई थी जब वो लाहौर की तरफ जा रहा था, जो वहीं पर बीच राजौरी में इसकी डेथ हो गई थी। साथ ही साथ इसने अपना जो मौसोलियम है ये लाहौर में बनवाया था। ये लाहौर में इसने खुद ही बनवाया था, इसे इच्छा थी कि वहीं पर इसे कब्रगाह इसे दफनाया जाए। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि टॉम्ब ऑफ जहांगीर कहाँ है, तो ये लाहौर में है, करंट के पाकिस्तान में। एक ये पूछा जाता है हमेशा, तुझे के जहांगीरी इसकी ऑटोबायोग्राफी थी जो फारसियन में लिखी गई थी, फारसी में लिखी गई थी। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। जो इसका सक्सेसर था खुर्रम, जो बाद में शाहजहां की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठेगा और शासन करना स्टार्ट करेगा, तो ये भी पॉइंट याद रखना जरूरी है कि खुर्रम की माँ का नाम क्या था।
जिसका नाम जगत गोसाई था, जो एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इसके बाद हम खुर्रम को, जो शाहजहाँ की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठेगा, उसे डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने जहांगीर से रिलेटेड इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट दिए गए थे वो आपके साथ डिस्कस कर लिया हमने। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या फैक्ट हमसे मिस हो गया है तो आप हमें जरूर मेंशन कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। उससे रिलेटेड हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में शाहजहाँ के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.